नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पेपर है जिसका नाम है इंडिया नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह मॉडल पेपर आपका 3 भाग में विभाजित होगा। जिस प्रकार से परीक्षा में जो आपका पेपर मिलेगा 3 भाग में विभाजित होगा, उसी प्रकार से यह मॉडल पेपर भी विभाजित है। यह मॉडल पेपर आपका खंड अ, खंड ब और खंड स में विभाजित है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग इसमें जानेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। जो पहला खंड है वो अ है। इसमें आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकतम 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। देख लेते हैं कि आपसे इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं? यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है उनका सदन का संचालन करना, यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा सदन का संचालन किया जाता है, उन्हीं के द्वारा बैठकों की अध्यक्षता किया जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन का अनुशासन वे बनाए रखें। दूसरा कार्य है उनका निर्णायक मत देना। जब मतदान बराबर हो जाता है या निर्णायक मत देने की बारी आती है तो विधानसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट देते हैं। निर्णायक मत देना भी उन्हीं का कार्य होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, उसका भी निर्धारण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और इनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, यानी इन्हीं के द्वारा इसका निर्णय होता है। दल बदल कानून के तहत कोई सदस्य योग्य है कि अयोग्य है, इसका भी निर्णय इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दल बदल कानून के तहत सदस्यों की पात्रता पर फैसला लेना विधानसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है। सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 50 शब्द में आपको भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया था। यहाँ 2 चीजें ध्यान रखना है। पहला ए कि 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा ए कि इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से पूरी तरह समाप्त करना था। इस जन आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और अंततः भारतीय स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उसमें महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं। ये सभी इसके प्रमुख नेता थे। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके मुख्य संस्थापक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे, यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ही कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था वो भारतीय राजनीति में शिक्षित वर्ग की भागीदारी को बढ़ाना और ब्रिटिश शासन के समक्ष संवैधानिक सुधारों की मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखना था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में लिखिए। यह भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा इसने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था को लागू की। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी इसी के माध्यम से हुआ था। इसके साथ ही इसने लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया और महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान में दिए गए आपातकालीन प्रावधान बताइए। यानी संविधान में कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 18 में
3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। एक एक करके तीनों का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला अनुच्छेद 352 है। यह कहता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 356 है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन इसके माध्यम से लगाया जाता है। तीसरा अनुच्छेद 360 है। जब देश की साख को खतरा होता है तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा इसके माध्यम से किया जाता है। अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। राष्ट्रपति शासन सैकड़ों बार लगाया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में घोषित नहीं किया गया है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को संकट के समय असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, लोकसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी लोकसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय संसद का निम्न सदन होने के नाते लोकसभा लोकतंत्र का केंद्र है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके उनके कार्यों का वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला कार्य है विधायी कार्य, यानी विधान का निर्माण करना। संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना लोकसभा का प्राथमिक कार्य है। यानी लोकसभा जो है संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है। साधारण विधेयकों पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण इसका निर्णय निर्णायक होता है। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है तो निर्णय इसी की तरफ झुका होता है। यानी विधायी कार्य जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। अगला कार्य है वित्तीय नियंत्रण। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता है। बजट को मंजूरी भी लोकसभा ही देता है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखना भी इसी सदन का कार्य होता है, इसी सदन की शक्ति यह होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्य देख लेते हैं। अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसद अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और प्रश्न पूछकर सरकार की जवाबदेही को तय करते हैं। यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है वो है संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 368 के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में बदलाव कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनका निर्वाचन उनके द्वारा किया जाता है। अगला है न्यायिक कार्य। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए इनके द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जाता है। संक्षेप में अगर देखें तो लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की विधि और वित्त पर सर्वोच्च अधिकार रखती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक एक करके अब सभी अंतर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला अंतर है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर यह है कि मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत है, यानी इनका उल्लंघन होने पर आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन जब नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होगा तो आप अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्याय संगत नहीं है। तीसरा जो अंतर है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है। चौथा अंतर जो है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो पूरे समाज के कल्याण और एक हितकारी राज्य पर केंद्रित होते हैं, पूरे कल्याणकारी राज्य पर इनके द्वारा जोर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां अंतर देख लेते हैं। 5वां अंतर यह है कि मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य को कुछ अच्छा करने का निर्देश देते हैं कि राज्य को ये काम करना चाहिए।
जो छठा अंतर है, मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करना अनिवार्य है, यानी मौलिक अधिकारों को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको लागू करना ही होगा। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको लागू करना राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर राज्य के पास संसाधन उपलब्ध हैं तो राज्य इसको लागू करेगा, नहीं तो राज्य इसको लागू नहीं करेगा। सातवां अंतर यह है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वे स्थायी निर्देश होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवां अंतर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इन 8 अंतरों को आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड स देख लेते हैं। और खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। 8वां प्रश्न है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से पनप रहे असंतोष और विभिन्न कारकों का परिणाम था। इसके प्रमुख कारणों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की गई है। अब एक एक करके हम लोग उन कारणों को लिखेंगे जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ है। पहला कारण है औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, यानी अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से इतना शोषण किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हो गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत ने उजागर किया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड धीरे धीरे भेजा जा रहा है। किसानों पर अत्यधिक कर, हस्तशिल्प उद्योग का पतन और बार बार पड़ने वाले अकालों ने जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति भारी आक्रोश को पैदा किया और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे उदय हुआ। दूसरा कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक केंद्रीय शासन के अधीन कर दिया। इससे रेलवे का विकास हुआ, डाक का विकास हुआ, तार सेवाओं के विस्तार से न केवल प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुआ, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोग एक दूसरे के करीब आए। करीब आने से फायदा ये हुआ कि लोग एक दूसरे से मिले जुले, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई और धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता चला गया। अगला कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन पर पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय मध्यम वर्ग जो था वो स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे यूरोपीय विचारों से परिचित हुआ। शिक्षित भारतीयों ने वैश्विक क्रांतियों जैसे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली और औपनिवेशिक शासन की तार्किक आलोचना शुरू की। इसके कारण भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। अगला कारण है प्रेस और साहित्य की भूमिका। भारतीय समाचार पत्रों जैसे केसरी हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गया, इसने ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश किया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं और लेखों ने आम जनता में स्वदेश प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत किया। इससे भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। अगला जो कारण है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय ने जो चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो चलाया गया, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया और भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत का बोध कराया। इससे भारतीयों के मन में हीन भावना समाप्त हुई और आत्मविश्वास बढ़ा। जब उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा तो गुलामी को दूर करने के लिए प्रयास किए और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगला कारण है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। वायसराय लिटन के कार्यों ने आग में घी का काम किया। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट ने भारतीयों को अपमानित महसूस कराया। इस अपमान का बदला लेने के लिए भारतीयों ने आंदोलन को शुरू किया। अगला कारण है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद अगला कारण है। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। यानी
भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था, लेकिन अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। यानी इल्बर्ट बिल में यह था कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे वो यूरोपियों के मामले सुन सकेंगे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया और इस मामले को वापस ले लिया गया, जिससे भारतीयों को समझ आ गया कि उन्हें समानता तभी मिलेगी जब वो संगठित होकर के लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। इस कारण से भी धीरे धीरे आंदोलन की शुरुआत हुआ। तत्कालीन विश्व की घटनाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ा। विदेश में हो रहे स्वतंत्रता संग्रामों और आयरलैंड के होम रूल आंदोलन ने भी भारतीय राष्ट्रवादियों को एक संगठित मंच बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इतने कारण को आपको लिखना है, इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे अनूठा और विस्तृत संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की गई है। अब एक एक करके उसके विशेषताओं का वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। मूल रूप में इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, लेकिन मूल रूप से संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां विद्यमान थी। इसकी विशालता का कारण देश की भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक प्रभाव और केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान का होना है। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से निर्मित, यानी भारत का जो संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। संविधान निर्माताओं ने विश्व के कई देशों के संविधान के अच्छे प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाया है। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से अपनाया है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। यानी ये विभिन्न स्रोतों से निर्मित हुआ है, यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है लचीलेपन और कठोरता का समन्वय। यानी भारत का जो संविधान है ये लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का समन्वय इसमें दिखाई पड़ता है। हमारा संविधान न तो पूरी तरह कठोर है जैसे अमेरिका का संविधान है और न ही पूरी तरीके से लचीला है जैसे ब्रिटेन का संविधान है। कुछ संशोधनों के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है, जबकि महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इन दोनों का मिश्रण हमारे संविधान में पाया जाता है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसी को संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला जो विशेषता है वह मौलिक अधिकार और कर्तव्य। यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं तो साथ साथ कर्तव्य भी दिए हुए हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन इसमें किया गया है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता पाया जाता है। अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्था के विपरीत भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होता है। यानी कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है तो भारत का नागरिक होगा, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं होगा। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि वह व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है और उस राज्य का भी नागरिक होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है, यानी यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी भारत का जो संविधान है वो भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में करता है। भारतीय संविधान किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता है।
अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत में जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में केंद्र और राज्य के अलावा स्थानीय स्तर पर शासन की व्यवस्था की गई, जैसे पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गए, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया। इतने हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, इनको आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पेपर आपका हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर हमको जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।